एक लेक्चर रीड कर रहे थे कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसके डेरिवेटिव्स क्या हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के अलावा सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन जो वैरायटी ऑफ फंक्शन शो करती है, तो वैरायटी ऑफ फंक्शंस शो करने के टाइम पर कभी-कभी प्रोकैरियोटिक सेल्स के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है, लाइक रेस्पिरेशन, लाइक रिप्रोडक्शन, लाइक एक्सेट्रा मटेरियल को बाहर निकालना। तो और बस सम टाइम फोटोसिंथेटिक लैमेला भी कभी फॉर्मेशन ये करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन का ऊपर बर्डन बढ़ जाता है और सेल मेम्ब्रेन को अपना सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ता है। ठीक है? तो आज हम सेल मेम्ब्रेन के अदर डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे, लाइक ए फ्लैजेला, लाइक ए फेमेब्री, लाइक अ सीलिया। तो मैंने तो बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया था कि पिलाई, सॉरी सीलिया नहीं, पिलाई, पिलाई, ओके, फेमेब्री और लाइक आपका फ्लैजेला, क्योंकि जो आपके जो सीलिया होते हैं वो बेसिकली प्रोटोजोआ के अंदर होते हैं। तो बैक्टीरिया का आपको पता है कि बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। तो जब अगर मोटाइल होता है, तो मोटाइल होने के केस में बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला होते हैं, एक थिन फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वो जिसके थ्रू आपके वो मूव कर सकता है। देखिए, आपकी बुक के अंदर लिखा गया है कि दे हैव अ थिन फिलामेंट एंड एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड अ फ्लैजेला। लेकिन ध्यान रखना, सेल वॉल से कभी भी इसकी जब रियल स्ट्रक्चर देखोगे फ्लैजेला का, ये प्रोटीन का बना हुआ है। फ्लैजेला प्रोटीन का बना हुआ होता है और जो कोई सेल वॉल से कोई एक्सटेंशन पॉसिबल ही नहीं है उसका। तो और पॉसिबल नहीं, क्योंकि सेल वॉल तो नॉन लिविंग है, और अगर नॉन लिविंग है तो वो कैसे उसका एक्सटेंड करके उस पे फ्लैजेला के ऊपर कंट्रोल कर सकती है। तो ये फ्लैजेला का जो मूवमेंट होता है सेल वॉल से ना एक्सटेंशन जो होके सेल वॉल से एक्सटेंडेड ना होके सेल मेम्ब्रेन से एक्सटेंडेड होता है। क्लियर हो गया? इसके अलावा अगर आप देखोगे बैक्टीरिया नंबर में अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला के अकॉर्डिंग बहुत वैरायटी होती है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ नंबर तो मैंने आपको बताया था। कोकाई होती है, स्ट्रेप्टोकोकाई है, स्टेफाइलोकोकस है, सार्सिना है। ओके, वैसे मैंने डिप्लोकोकस है, ऐसे ही लाइक डिप्लोबैसिलस है, टेट्राबैसिलस है, ये सब हमने डिस्कस किया था। विब्रियो है। तो ये तो हमने शेप और साइज के अकॉर्डिंग, शेप और नंबर के अकॉर्डिंग देखा था। फ्लैजेला के नंबर और उसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग भी बैक्टीरिया की वैरायटी होती है। वो वैरायटी फिलहाल मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू जा रहे हो तो वो वैरायटी जरूर देखिएगा। ओके, तो वो अगर आपको चाहिए कि वो अरेंजमेंट के फ्लैजेला के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा लेक्चर वो। तो बैक्टीरिया के जो फ्लैजेलम होते हैं, वो बैक्टीरिया का फ्लैजेलम, फ्लैजेलम मतलब सिंगल फ्लैजेला, और अगर एक से ज्यादा फ्लैजेला होते हैं तो एक से ज्यादा फ्लैजेलम होते हैं तो उसको फ्लैजेला बोलते हैं। तो फ्लैजेलम सिंगुलर होता है और फ्लैजेला प्लूरल होता है। तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। तो आपको करेक्शन क्या करना है, क्योंकि सेल वॉल से एक्सटेंशन होता है, क्योंकि सेल वॉल से एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेल जो वॉल बनी हो, जो फ्लैजेला होता है मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। ठीक है? जो होता है, जो फ्लैजेला होता है वो बना होता है प्रोटीन का, सो नॉट जो फ्लैजेला होता है वो बेसिकली प्रोटीन का बना हुआ होता है, जो कि उसके सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल के आता है। क्योंकि सेल वॉल में तो प्रोटीन के केवल 4 एमिनो एसिड्स होते हैं, वो क्या बनाएंगे फ्लैजेला को, और सेल वॉल तो खुद डेड है। अगर वो डेड होते हुए कैसे फ्लैजेला के मूवमेंट को कंट्रोल कर पाएगा? तो वो मूवमेंट तो जब भी कंट्रोल होगा जो लिविंग सेल से होगा, और लिविंग सेल केवल सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल मेम्ब्रेन से एक्सटेंडेड होता है, तो ये सेल वॉल ना रख के उसको ध्यान रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन याद रखिएगा इसको। ओके, ठीक है। फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है जो कि उसके सरफेस से अंदर से बाहर की तरफ निकलता है। तो देखिए ये पोर्शन, ये इसका फिलामेंट है, ये इसका हुक है, और ये उसका आपका बेसल बॉडी है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो अब आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो स्ट्रक्चर से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये कहाँ से निकल रहा है। अगर आप इसका फ्लैजेला देखोगे तो आप खुद बता पाओगे कि इसका जो फ्लैजेला निकल रहा है उसके सेल मेम्ब्रेन और सेल प्लाज्मा से निकलता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलता है। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे फिलामेंट कहते हैं, ये हुक होता है, और ये बेसल बॉडी होती है। ठीक है? अब मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन ध्यान रखिए, इसके अलावा जब मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयारी करोगे, तो इसके अलावा कुछ 4 रिंग होती है, 1 2 3 4, ये 4 रिंग होती है। इन 4 रिंग के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट, कि आप वो भी ध्यान रखिएगा कि क्या क्या वो रिंग होती है। 4 होती है, RMSP रिंग होती है। वो 4 रिंग होती है, चारों रिंग का रोल क्या होता है वो आपके ऊपर देखना, ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हो, तो फ्लैजेला के जो मूवमेंट होता है ना, फ्लैजेला का मूव करता कैसे है, देखिए फ्लैजेला को भी मूव करने के लिए एनर्जी तो चाहिए। तो ये फ्लैजेला का मूवमेंट होता कैसे है, इसके मूवमेंट के लिए एनर्जी कहाँ से आती है, उस एनर्जी के लिए क्या प्रोसेस होता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इफ यू आर लुकिंग फॉर एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, तो मेडिकल के लिए थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है। अगर आप देखोगे मोटर जैसी संरचना है, वैसे प्रोकैरियोटिक्स जो फ्लैजेला होते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक फ्लैजेला अलग होता है, ध्यान रखना। यूकैरियोट्स के अंदर भी फ्लैजेला होता है, जैसे कि अगर आप देखोगे यूकैरियोट्स में यूग्लिना के अंदर फ्लैजेला था, हेटेरोकॉन फ्लैजेला मैंने बताया था, डायस्मिड के अंदर फ्लैजेला था, डायटम्स के अंदर डायटम्स के अंदर नहीं था, सॉरी। इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास में फ्लैजेला था, डायनोफ्लैजेलेट्स के अंदर फ्लैजेला था, तो उनका फ्लैजेला और इनके फ्लैजेला में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है, मैं यूकैरियोटिक फ्लैजेला के बारे में स्टडी नहीं करा रहा हूँ आपको, ये प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है। तो ये देखिए हुक है, हुक मतलब क्या होता है, फ्लैजेला को कंट्रोल करने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, और ये नीचे की तरफ बेसर बॉडी होती है जहां से फ्लैजेला निकल कर बाहर आता है। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं ये फ्लैजेला की रूट है। ठीक है, इसके अलावा फ्लैजेला के अलावा बैक्टीरिया सेल वॉल्स, बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन से दो अदर एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स निकलती हैं जो कि पिलाई और फिमेब्री होती हैं। दोनों क्या होता है, सरफेस के अपेंडेजेस होते हैं, सरफेस स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि उसके सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकलती हैं, और ये सबका काम अलग-अलग है, सबका काम अलग-अलग है। तो देखेंगे, अगर आप देखिए पिलाई, ये देख रहे हैं, ये पिलाई है इसकी, जो उसके सेल के सरफेस से निकल रही है, जिसका नंबर बहुत ज़्यादा है। हमेशा जो पिलाई होती है बहुत छोटी होती है और नंबर बहुत ज़्यादा होता है। पिलाई का जो मेन काम है वो होता है सेल सरफेस से सेल की जो होस्ट है, होस्ट सेल से अटैच्ड होना। इसके अलावा अटैचमेंट के अलावा ये रिप्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट करती है। ठीक है? दूसरा ये पिलाई है, इसके अलावा इसमें ये फ्लैजेला होते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जनरली क्या होता है, ये एक होते हैं, या फिर जनरली आपको 2 मिलेंगे, या कभी-कभी ये आपको 2 से ज़्यादा भी होते हैं, और कभी-कभी ऐसे बैक्टीरिया भी आते हैं जो पूरे सेल के चारों तरफ पाए जाएँगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फ्लैजेला के नंबर के अकॉर्डिंग भी बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया के नंबर हैं, वो आपको एक बार ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल मैंने 2 फ्लैजेला दिखाए हैं। ऐसे भी हैं जिसमें फ्लैजेला नहीं होता है, ऐसे भी है जिसके अंदर फ्लैजेला 2 से ज़्यादा होता है, और ऐसे भी जिसके फ्लैजेला उसके चारों तरफ सरफेस पे पाया जाता है। ठीक है? और इसके अलावा बाहर की तरफ होते हैं फिमेब्री। फिमेब्री क्या होता है, पिलाई से थोड़े बड़े होते हैं, और ये भी सेल सरफेस पे अटैचमेंट पे काम करते हैं, जो स्पेसिफिक फिम जरूरी नहीं है कि जिसमें पिलाई हो उसमें फिमेब्री होगा, जिसमें फिमेब्री उसमें पिलाई होगा, और उसमें फ्लैजेला होगा। देखिए, फ्लैजेला का अपना काम है, पिलाई का अपना काम है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको स्पेसिफिक सेल सरफेस से अटैच होना होता है, तो फिमेब्री पाया जाता है। फिमेब्री और पिलाई का दोनों का एक काम एक है, क्योंकि सेल सरफेस से अटैच करना होता है, लेकिन पिलाई सेल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन में भी पार्टिसिपेट करता है। जो अभी 2 बैक्टीरिया के जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी थी ना, वो पिलाई ही बनाती है। और ये पिलाई हो, फिमेब्री हो, फ्लैजेला हो, ये सारे के सारे प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, एक मिनट। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया के अंदर जो बेसिकली ये जो फ्लैजेला होते हैं, ये कभी को स्विम करना हो, ठीक है, इसके अलावा कभी-कभी इनको फूड को ग्रैब करना हो, तो ये सब उनमें ये हेल्प करते हैं। ठीक है, कि ध्यान रखना, ये इसमें लिखा है गया ना, पिलाई है या फिर फ्लैजेला है या फिर फिमेब्री है, ये स्पेशल प्रोटीन से बने हुए पार्ट्स हैं। तो ये ना, आप जैसे कि लाइक पिलाई किस प्रोटीन, पिलीन प्रोटीन से बना होता है, जो फिमेब्री है वो फिमेब्रिन प्रोटीन से बना होता है, फ्लैजेला फ्लेजिलिन प्रोटीन से बना होता है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, आपकी बुक में नाम नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूँ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शॉर्ट पड़ जाता है। अब राइबोसोम पढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम ही केवल ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ओके, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई सेल ऑर्गन पाया ही नहीं जाता। मतलब प्रॉपर कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है, केवल एक राइबोसोम ही पाया जाता है। राइबोसोम भी इसलिए पाया जाता है क्योंकि राइबोसोम इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोटीन सिंथेसिस, और बैक्टीरिया को भी प्रोटीन चाहिए। ठीक है? उसका सारा जो स्ट्रक्चर है अंदर का, बाहर का, मान के चलो सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, वो प्रोटीन की बनी हुई है, तो वो प्रोटीन चाहिए। सेल की जो वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन में 4 अमीनो एसिड होते हैं, तो ये कम से कम 4 अमीनो एसिड तो बना देगा। इसके अलावा उसके अंदर फूड का स्टोर होता है, ठीक है? जब बैक्टीरिया की सेल को रेप्लिकेट करना होता है, तो उस वक़्त मियोसिस और माइटोटिक डिवीज़न के टाइम, सॉरी, मियोसिस माइटोटिक तो डिवीज़न नहीं होता है इसके अंदर, जब इसको डिवीज़न करना होता है तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए के रेप्लिकेशन के टाइम पे एंजाइम चाहिए होते हैं, और एंजाइम्स बने होते हैं प्रोटीन के। जब डीएनए का रेप्लिकेशन बताऊँगा आपको मैं 12th क्लास में, तो डीएनए जब सेल का डिवीज़न होता है तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा, जब भी तो वो दूसरी कॉपी, दोनों अलग-अलग सेल्स बनेंगी। तो वो जब डीएनए की कॉपी बनती है, तो उसके डीएनए की कॉपी बनाने में एंजाइम हेल्प करते हैं, और एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के, तो प्रोटीन बनाने की मशीनरी तो चाहिए हर हालत में।
ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम जो होते हैं वो बेसिकली दो कंडीशंस में पाए जाते हैं, या तो वो होंगे अटैच्ड होंगे, ठीक है, या तो वो ग्रेन्यूल्स में, या तो हो गए, जनरली क्या होता है ये ग्रेन्यूल्स में पाए जाते हैं, मतलब ग्रेन्यूल्स में, या तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपके हुए होते हैं, या फिर ये साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं। तो अगर जो साइटो आपकी बुक में एक ही दे रखा है कि वो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। तो अब साइटोप्लाज्म में जब ये राइबोसोम पाए जाएंगे तो आपका साइटोप्लाज्म दानेदार जैसा दिखाई देता है, जिसे हम ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है। जो राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में दो डिफरेंट टाइप का पाया जाता है। अब ये एक वर्ड है 70s, ओके। जो प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है 70s होता है, और यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो 80s होता है, ठीक है। 70s जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, वो एस का मतलब क्या है, सबसे पहली बात दिखाता हूं आपको मैं। एस मतलब होता है, 70s का मतलब है, देखिए पहले आपको मैं बताता हूँ, देखिए 70s मतलब क्या होता है कि ये मतलब 70s मतलब क्या होता है कि जो राइबोसोम जो होता है वो दो यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। ये देखिए, ये राइबो कंप्लीट दिख रहा है, ये कंप्लीट एक 70s राइबोसोम है, ये कंप्लीट एक राइबोसोम है, ठीक है। ये एक कंप्लीट राइबोसोम है, ये कंप्लीट राइबोसोम है। एक कंप्लीट राइबोसोम की अगर आप बात करते हो तो कंप्लीट राइबोसोम की दो यूनिट होती है, एक स्मॉल होती है, एक लार्ज होती है। तो ये देखिए, ठीक है, ये स्मॉल यूनिट है, ये स्मॉल यूनिट है, और ये लार्ज यूनिट है, ठीक है। अब जब स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट जब आपस में आके जुड़ती हैं तो उससे एक कंप्लीट राइबोसोम बनता है, ध्यान रखना। राइबोसोम, ध्यान रखना, यूकैरियोटिक में राइबोसोम अलग होता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम अलग होता है। जब मैं राइबोसोम प्रॉपर पढ़ाऊंगा ना, जब आपको डिटेल में बताऊंगा, तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो अलग होता है, यूकैरियोटिक राइबोसोम अलग होता है। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो, ध्यान रखना, हमेशा 70s होता है, ठीक है। और 70s, एस बताऊंगा क्या होता है, और 70s में दो यूनिट होती है, 30s और 50s। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर दोनों को प्लस कर दो तो 80 आना चाहिए, 70 क्यों? ये प्लस करने से नहीं बनता। एस मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिक मतलब, कहने का मतलब है, स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या है कि ये स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे, स्वेडबर्ग साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइक दो राइबोसोम की यूनिट को सेपरेट किया था। तो उन्होंने क्या किया था, सेंट्रीफ्यूज किया था, कि हम राइबोस, ये 50s क्या बताता है, जब हम 50 की स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं राइबोसोम को, तो कुछ राइबोसोम के पार्टिकल 50 की स्पीड पे जो नीचे बैठते हैं उनको 50s का, और जो 30 की स्पीड पे नीचे बैठते हैं वो 30s का उनको। तो मतलब ये जो यूनिट है ये उसके सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन से निकलती है। क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है जिसमें हम दो लेयर को, दो कंपोनेंट को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट, उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली हम डेंसिटी लेते हैं ज्यादातर सेंट्रीफ्यूज के अंदर। तो क्या होता है, हम एक मशीन होती है उसको चारों तरफ घुमाते हैं, एक एक्सिस के ऊपर घुमाएंगे तो क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे और लाइट पार्टिकल ऊपर रह जाएंगे। तो यही तरीका था। तो स्वेडबर्ग ने क्या किया, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को लिया, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को लिया, उसने पूरा लिया 70s, उसने क्या किया, उसको एक टेस्ट ट्यूब में रखा और उसको घुमाया 50 की स्पीड पे। जो 50 की स्पीड पे नीचे बैठा 50s का, और जब 30 की एस पे जो घुमाया, जो 30s पे बैठा वो 30s का, और जब दोनों को मिलाते हैं जब बनता है 70s। अब ऐसे हम यूकैरियोटिक राइबोसोम पढ़ेंगे ना, वो होता है 80s, जो होता है 60 + 40s का बना होता है। जो 50s होता है वो लार्ज यूनिट होती है, और 30s स्मॉल यूनिट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमेशा। राइबोसोम का बेसिक काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। क्योंकि राइबोसोम के में क्या होता है कि जो डीएनए एमआरएनए में जो डीएनए है उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए में होती है। और जब भी इसको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करना होता है तो डीएनए कन्वर्ट होता है मैसेंजर आरएनए में, और मैसेंजर आरएनए राइबोसोम पे अटैच्ड होकर कंटिन्यूअसली प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। खैर ये जो दो तीन चीजें हैं ना, मैं लेटर ऑन सब चीजें डिटेल में बताऊंगा जब समझ में आएगी। कभी कभी क्या होता है कि एक ही एमआरएनए के ऊपर, एक ही ऐसे मान के चलो कि ये आपका डीएनए है, ठीक है, इसने कन्वर्ट किया एमआरएनए। अब ये एमआरएनए किसके पास जाता है, स्मॉल यूनिट, मतलब दोनों तो ये क्या है, राइबोसोम है, स्मॉल यूनिट है, लार्ज यूनिट है, और ये आपका एमआरएनए है। तो मान के चलो कई बार क्या होता है, ये एमआरएनए इस तरीके से अटैच हो जाता है और लगातार ये इस तरह से फिर लगातार ये जाके प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है इस तरीके से। बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बाय द वे, कभी कभी क्या होता है, एक ही राइबोसोम एमआरएनए के ऊपर, एक ही मतलब कहने का मतलब एक ही एमआरएनए के ऊपर कभी कभी बहुत सारे राइबोसोम आके अटैच हो जाते हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम।
पॉलीसोम कहते हैं या पॉलीराइबोसोम कहते हैं इसको, ठीक है। मतलब एक ही एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम आके अटैच्ड हो गए, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। ये क्या होता है पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम, ये हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे हर चीज को। एमआरएनए कैसे बनता है, डीएनए में कैसे क्यों कन्वर्ट होता है, प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब चीज पढ़ेंगे अच्छे डिटेल में, ठीक है। फिलहाल अभी थोड़ा बहुत इतना ही ध्यान रखिएगा। इंक्लूजन बॉडी, देखिए इंक्लूजन बॉडी का मतलब है कि जनरली क्या होता है, जब बैक्टीरिया किसी चीज को खाता है या बैक्टीरिया किसी चीज को किसी भी चीज को यूज करता है, तो जनरली क्या होता है, स्टोर हाउस की तरह वो बॉडी को स्टोर कर लेता है। जैसे कि आपके घर में बहुत सारा सब आप सामान मंगवाते हैं, जनरल स्टोर का सामान मंगवाते हैं, या कई बार ऐसा सामान मंगवाते हैं जो एक्स्ट्रा मंगवाते हैं, खाने पीने का सामान एक्स्ट्रा होता है, महीने का एक साथ मंगवाते हैं। तो क्या करते हैं कि आप उसमें से जरूरत का सामान, जो जरूरत अभी यूज होने वाला है, उसको बाहर निकालते हैं, उसके अलावा रिमेनिंग सामान को स्टोर हाउस में रख लेते हैं। तो वैसे बैक्टीरिया करता है। बैक्टीरिया अगर खाना खा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारा खाना एक साथ पचा जाएगा, पॉसिबल नहीं है। जितने की जरूरत है उसको रखेगा और रिमेनिंग को स्टोर हाउस में रख देगा कि जब जरूरत पड़े तो मैं वहां से ले लूं। तो वैसे ही इंक्लूजन बॉडी होती है जो रिजर्व फूड मटेरियल होती है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती है। इस बार नीट 2020 के अंदर इस इंक्लूजन बॉडी से क्वेश्चन आया था। ये मेम्ब्रेन लेस होती है, मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होती है, और ये साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई होती है, फ्री होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल, तो ये फॉस्फेट को स्टोर करेगा। और फॉस्फेट एक डीएनए का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फॉस्फेट बेटा डीएनए का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन जो ट्राइफॉस्फेट है उसमें फॉस्फेट उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो फॉस्फेट को स्टोर करके रखता है। साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल क्या होता है, ये सेल के साइड, ये जनरली जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ना, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके अंदर ये साइनोफाइसी ग्रेन्यूल पाया जाता है। ये ग्रेन्यूल क्या करता है, रिजर्व फूड को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। कार्बन एंड नाइट्रोजन के फॉर्म में फूड को स्टोर करके रखते हैं, किसमें, साइनोफाइसी। मतलब क्योंकि क्या होता है कि ये आपको पता है कि जो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करके जब ग्लूकोज बनाते हैं तो ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर करते हैं इन द पार्ट ऑफ द साइनोफाइसी ग्रेन्यूल। तो ये होता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। लेकिन अगर आप देखोगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का प्रॉब्लम क्या है, बैक्टीरिया अब तो फूड अपना बना नहीं सकता। अगर सिर्फ कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को छोड़ दें, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोटॉपिक होते हैं जनरली, या तो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। तो ये जनरली क्या होता है, खाने को लेते हैं, उनको खाना तो मिलता नहीं है, दूसरों को मतलब ये खत्म करके एंजाइम में डाइजेस्ट करके खाने को लेते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो जब डिपेंडेंट फूड लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, तो ये फूड को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जो कि ग्लूकोज का ही पॉलीमर होता है, और हम भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। बैक्टीरिया, फंगस और ह्यूमन, ये तीनों वो ऑर्गेनिज्म है जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है। लेकिन अगर आप बात करोगे किसकी, प्लांट स्टार्च के फॉर्म में फूड, स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है। हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं फूड को। सेल्स के अंदर देखोगे ना, सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है कि अगर इनकेस अगर ग्लूकोज आप खाने को नहीं मिल रहा, आप 4 दिन से खाने को नहीं मिला है किसी को, तो ऐसा नहीं इसमें खाने की कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ऑलरेडी स्टोर होता है। तो बॉडी क्या करती है, ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के ग्लूकोज निकालती है, ठीक है। तो ये वैरायटी ऑफ ग्रेन्यूल्स होते हैं। इसके अलावा और भी वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स भी होता है, और अलावा दो तीन, इसके अलावा जितने ग्रेन्यूल्स और बचे हैं, दो तीन वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स बचे हैं जो कि वॉल्यूटिन को स्टोर करते हैं, मतलब नाइट्रोजन वगैरह को स्टोर करते हैं, किसी अदर एसेंशियल एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। इसके अंदर इनमें गैस वैक्यूल भी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी कहाँ होती है, वाटर सरफेस के ऊपर होती है, और वाटर सरफेस पे तैरने के लिए इनके अंदर, वाटर सरफेस पे तैरने के लिए, और इसके अलावा जो ग्रीन और पर्पल सल्फर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, उनको वाटर पे स्विम करने के लिए इन पे गैस वैक्यूल पाई जाती है, जिससे क्या होता है, इनका जो बॉडी होती है हल्की हो जाती है और पानी के ऊपर तैर पाती है। जो कि क्या होता है, ये पानी में इसलिए रहते हैं क्योंकि ग्रीन और जो पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, दे डू द फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के दो मेन कंपोनेंट है, वाटर और CO2। तो CO2 तो एटमॉस्फेयर में होती है और वाटर को नीचे से लेते हैं। तो ये वैरायटी ऑफ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि जैसे कि फॉस्फेट है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर, और जो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। ओके, अब हम पढ़ेंगे कुछ यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में। ये था प्रोकैरियोटिक सेल्स का बेसिक इंट्रोडक्शन था। कि देखिए, फिर भी मैं आपसे फिर अगेन कहता हूँ बेटा, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोकैरियोटिक सेल्स इज नॉट मच इनफ। आपको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मेडिकल में क्या है कि बेटा, मेडिकल में जो एनालिसिस होता है वो ब्रॉडर वे में होता है, तो आपको भी ब्रॉडर वे में स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर भी आपको चाहिए तो आई एम रेडी टू हेल्प यू। आप जब कहोगे मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन आपको भी अपनी हेल्प करनी पड़ेगी।
अब हम यूकेरियोटिक की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक में तो कौन-कौन से थे? साइनोबैक्टीरिया था, आपका बैक्टीरिया था, उसके अलावा आपके माइकोप्लाज्मा था। व्हाइल इन केस ऑफ द यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक में अंदर क्या आते हैं? प्रोटिस्टा आते हैं, फंगस आती है, एनिमल आते हैं और प्लांट आते हैं। तो ये बेसिक वैरायटी आती है यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर। यूकेरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक कुछ पर्टिकुलर डिफरेंस हैं जो 11th और मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से पता होना चाहिए, एक-एक डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकेरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस हमें अच्छे से पता होना चाहिए। वो डिफरेंस हम सब कवर करेंगे, डोंट वरी, ठीक है? अब क्या होता है कि यूकेरियोटिक सेल्स में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसके अलावा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, लेकिन यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर होता है। प्रॉपर लेवल का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, मतलब हर काम को करने के लिए स्पेसिफिक सेल ऑर्गन होता है। रेस्पिरेशन के लिए करने माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एक्सेट्रा मटेरियल निकालने के लाइसोसोम होगा, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट था। इसके अलावा प्रोटीन को मॉडिफाइड करने के लिए गोल्गी बॉडी होगी, ओके। लिपिड को बनाने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो हर चीज के लिए स्पेसिफिक सर्वेंट होते हैं, हर चीज के लिए कंपार्टमेंट होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक्स के अंदर कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं होता, मैक्सिमम बर्डन साइड सेल मेम्ब्रेन पे ही होता है, ठीक है। इसके अलावा यूकेरियोटिक सेल्स में एक खास बात, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में होता है, लेकिन प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम के फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है वो केवल और केवल स्टोन प्रोटीन, केवल और केवल डीएनए के फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर स्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। जब तक डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन आके नहीं जुड़ेगा और जब तक वो कंप्रेस नहीं करेंगे, क्रोमोसोम नहीं बनेगा। क्योंकि जो डीएनए की जो लंबाई होती है वो 2.2 मीटर होती है, और एक यूकेरियोटिक सेल का साइज होता है 5 टू 10 माइक्रोन। अब सोचिए 5 माइक्रोन की सेल में कैसे एक 2.2 मीटर का डीएनए आएगा? नहीं आ सकता। तो डीएनए को स्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप अप करके उसको कंप्रेस करके सेल के अंदर फिट किया जाता है, और लेकिन प्रोकैरियोट्स में स्टोन प्रोटीन पाया ही नहीं जाता, वो यूकेरियोट्स में पाया जाता है। अब जब डीएनए प्लस स्टोन मिलेगा जब भी क्रोमोसोम बनेंगे, लेकिन यहाँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यूकेरियोटिक सेल्स में ही सिर्फ और सिर्फ आपका क्रोमोसोम पाया जाता है। इसके अलावा यूकेरियोटिक सेल्स में एक लोकोमेट्री एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर होता है। मतलब क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, कोई प्रॉपर पाथवे नहीं होता। जैसे कि अगर कहोगे कि एक गांव और सिटी में खास फर्क क्या होता है, गांव के अंदर रास्ते कच्चे होते हैं, गलियां सकरी होती है। तो किसी को अगर निकलना है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, किसी फूड मटेरियल को निकलना है, किसी वैक्यूल्स को निकलना है, या किसी भी इंपॉर्टेंट चीज को ट्रांसपोर्ट करना है सेल के अंदर, तो प्रॉपर सिस्टम नहीं होता है। लेकिन यूकेरियोटिक सेल्स में स्केलेटन होता है, साइटोप्लाज्म में स्केलेटन बना होता है, ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कंटिन्यूसली वैक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। जैसे देखिए आप, ये देखिए, अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में से सर्कुलर डीएनए है, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे न्यूक्लियस है विद न्यूक्लियर एनवेलप एंड जेनेटिक मटेरियल, और इसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप क्यों होता है? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन देने के लिए। अदरवाइज क्या होगा कि बहुत जल्दी म्यूटेशन हो जाएगा, म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। ये नहीं कहता बहुत जल्दी हो जाएगा, पर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा इनमें कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, ये देखिए, ये दिख रहा है, एक कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट, 3, 4, 5, 6 कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, और उन कंपार्टमेंट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। हाँ, कुछ नहीं होते, लेकिन कुछ होते हैं। सारे सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते। राइबोसोम है, सेंट्रियोल है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। इसके अलावा जितने हैं सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड है। देखिए, आपके यूकेरियोटिक सेल्स में 3 टाइप के आपके सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड। एक होता है सिंगल सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ओके। एक होता है डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स, और एक होता है नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। राइबोसोम और इसके अलावा सेंट्रियोल्स, ओके, वो होते हैं नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। और इसके अलावा जितने भी रिमेनिंग आपको दिखाई देते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। क्योंकि क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन क्यों है? डबल मेम्ब्रेन इसलिए है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, इन तीनों के पास में खुद का एक डीएनए होता है, ठीक है। तो डीएनए होता है, तो डीएनए को प्रोटेक्शन देने के लिए इनको डबल बॉन्डेड होना पड़ता है। इसके अलावा उन सबके पास, किसी के पास कोई भी मटेरियल नहीं है, किसी के पास कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है, दैट्स व्हाई सिंगल मेम्ब्रेन ही है। राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, क्योंकि दो वैसे भी इसलिए मेम्ब्रेन नहीं होती क्योंकि राइबोसोम वैसे भी आपके 2 यूनिट्स के अंदर पाया जाता है। और ध्यान रखना, ये दोनों यूनिट्स वैसे तो अलग-अलग रहती हैं, ध्यान रखना अलग-अलग रहती हैं, लेकिन जैसे प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है ना, उसी केस में आके जुड़ती है। अब जो वैसे अलग-अलग रहता है वो कैसे मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा? तो दैट्स व्हाई ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होता राइबोसोम और सेंट्रियोल। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और सेंट्रियोल सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, ओके।
और ये भी याद रखिएगा सारी यूकेरियोटिक सेल्स एक जैसी नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं कि प्लांट सेल एक जैसी है, प्लांट सेल एक जैसी, एनिमल सेल है, प्रोटिस्टा, फंजाई, सब सेल्स अलग अलग है। क्योंकि अलग क्यों है? अलग इसलिए क्योंकि उनका बिहेवियर अलग है, उनका फंक्शन अलग है, उनका सराउंडिंग इन्वायरमेंट अलग अलग है, और सबसे बड़ी बात है उनका डेवलपमेंट अलग अलग है। अगर आप बात करोगे तो देखिए मल्टी सेलुलर की बात करें, फंगस, फंगस का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंगल जो सेल्स है उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्योंकि मल्टी सेलुलर होने के बावजूद भी उनके सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। प्रोटोजोआ की बात करिए, कुछ एल्गीज की बात करें, डायनोफ्लेजिलेट की बात करें, इसके अलावा यूग्लिना की बात करें, सिंगल सेल है। तो इनमें सेलुलर लेवल पे डेवलपमेंट है, लेकिन सेलुलर लेवल से आगे नहीं बढ़े ये। हम अपनी बात करें तो हम प्रॉपर डेवलप्ड माने जाते हैं, क्योंकि हमारी यूकेरियोटिक सेल्स है और हमारी सेल प्रॉपर डेवलप्ड है। लेकिन अगर दैट्स व्हाई जरूरी नहीं कि हर एक यूकेरियोटिक सेल्स में डेवलपमेंट एक जैसा हो, सारी सेल्स एक जैसी हो। जैसे कि प्लांट सेल, यहाँ पे फिलहाल हम यूकेरियोटिक सेल्स में प्लांट और एनिमल सेल की ही बात करने वाले हैं। तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है, क्योंकि एनिमल सेल थोड़ी ना फोटोसिंथेसिस करने वाले हैं। ठीक है। और अगर आप एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि एनिमल सेल में आप अपनी स्किन को टच करके देखिए, अंदर की तरफ जाती है, क्योंकि सेल वॉल ही नहीं है। प्लांट को टच करके देखिए, अंदर जाता है, नहीं जा सकता। सेम सेम एनिमल सेल के अंदर, सॉरी प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल, बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट ही नहीं होता। लेकिन इसका एक रीजन है, क्यों प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। पूरी सेल का 80% पार्ट केवल वैक्यूल कवर कर लेता है। सोचिए, पूरी सेल का 80% पार्ट, इतना बड़ा वैक्यूल होता है जो 80% वैक्यूल कवर कर लेता है। उसका भी एक रीजन है, बताऊंगा आपको मैं जब पढ़ाऊंगा ना प्लांट सेल, जब बताऊंगा आपको मैं। इसके अलावा एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट ही होते हैं। ठीक है। अब सबकी कहानी अलग अलग है। तो ये देखिए प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है, देखिए प्लांट सेल में चारों तरफ ही दिख रहा है, ये सेल वॉल है, बहुत डेवलप्ड सेल वॉल होती है इनके अंदर, सेल वॉल भी बहुत डेवलप होती है, 3 लेयर की सेल वॉल होती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शियरी सेल वॉल, बहुत डेवलप होती है। तीनों का काम भी अलग अलग होता है, बताऊंगा तीनों का काम क्या क्या होता है। और अब देखोगे, ये देखिए अंदर की तरफ एक बड़ी सी वैक्यूल बनाई जाती है। वैक्यूल मतलब एक ब्लैंक स्पेस, कुछ नहीं है, खाली है, एक्चुअली स्टोर रूम की तरह काम करती है। इसके अलावा अब देखोगे सब साइड में पड़े हैं। इसके अलावा ये न्यूक्लियस साइड में आ गया। सो लाइक ये सबको देखिए, पेरोक्सोसोम है, साइटोप्लाज्म, सब साइड में पड़ा रहता है। तो ये सेल वॉल है। एनिमल सेल देखोगे, एनिमल सेल के अंदर कोई भी किसी तरह के सेल वॉल नहीं है, डायरेक्टली शुरू कहानी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, कहानी शुरू होती है डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, कहानी शुरू होती है सेल मेम्ब्रेन से, कहानी शुरू होती है। ठीक है। अब इसके अलावा ये देखिए सेल न्यूक्लियस उसके अंदर है, सेंट्रियोल है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, हर एक सेल ऑर्गेनल पाया जाता है। माइक्रोविलाई हम कुछ पाई जाती है, कुछ हर किसी में माइक्रोविलाई नहीं होती, किसी में पाई जाती है, किसी में नहीं होती है। माइक्रोविलाई हमारी इंटेस्टाइन्स के सेल्स में होती है। ठीक है। इसके अलावा इंटेस्टाइन्स के सेल्स में माइक्रोविलाई होती है, और इसके अलावा इंटेस्टाइन्स होती है, कुछ रेस्पिरेटरी साइट्स होती हैं, उनमें माइक्रोविलाई पाई जाती है। हर किसी में माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो वो जरूरी नहीं है, मैं बताऊंगा माइक्रोविलाई का काम क्या होता है। ये फिलहाल जहाँ पे आपको सिर्फ सेल ऑर्गेनल्स दिखाए गए हैं, लेकिन सेल ऑर्गेनल्स का काम क्या है वो अलग अलग है। अब देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल का एक बेसिक डिफरेंस। प्लांट सेल में सेल वॉल है, एनिमल सेल में नहीं है। प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में नहीं है। प्लांट सेल साइज में ज्यादा होती है, एनिमल साइज में छोटी होती है। प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, और आप सेंट्रोसोम कह सकते हो या सेंट्रियोल कह सकते हो, एक ही बात है। ठीक है। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, इसका काम सेल डिवीजन में, आप सेंट्रोसोम कीजिए, सेंट्रियोल कीजिए, एक ही बात है। प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट होता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, देखिए मान के चलो ये दो सेल है, ये दो सेल है, अगर इन दोनों सेल के बीच में कोऑर्डिनेशन करना है तो कोई ना कोई तो कोई धागा निकलना चाहिए। तो एक सेल से धागा दूसरी तरफ की तरफ कोऑर्डिनेशन धागे निकलते हैं, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक थ्रेड, जो एक सेल से होते हुए एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में जाते हैं, जो कि दो सेल के बीच में कोऑर्डिनेशन करते हैं, जिस कोऑर्डिनेशन की कमी फंगस में थी। ये प्लाज्मोडेस्माटा उस कमी को पूरी करते हैं, कैसे? साइटोप्लाज्मिक थ्रेड को बना के, जो कि एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जाता है। सो दैट इज वो कि प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे क्लास में आपसे प्लांट सेल के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि प्लांट सेल होते क्या है। ओके, प्लांट सेल होते क्या है, और इसके अलावा प्लांट सेल के बारे में और हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, पहले क्वेश्चन नोट कीजिए। जस्ट यू ट्राई टू डिफरेंस, फर्स्ट क्वेश्चन है जस्ट टू मेक ए डिफरेंस बिटवीन दी प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सबसे पहले डिफरेंस लिखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस लिखिएगा।
कोशिश कीजिए, मैंने डिफरेंस नहीं बताया, मैंने आपको बेसिक बताया, बस यू जस्ट ट्राई टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन फंक्शंस ऑफ द दूसरा क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स। पहला फंक्शन है राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, और ओके राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है वो आपको बताना है। दूसरा सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, ये दो आपको बताना है, सेल मेम्ब्रेन और राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है। ओके, और पहला क्वेश्चन था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है। ओके, तीसरा क्वेश्चन स्वेटबर्ग यूनिट का मीनिंग क्या है, ये आपको बताना है मुझे, जो कि राइबोसोम की जो स्वेटबर्ग यूनिट होती है उस एस का मतलब के 3 क्वेश्चन है जो आपको मुझे सॉल्व करके देने हैं कल तक। ओके, चलिए धन्यवाद।